हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग का सेकंड यानी थर्ड लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात मैक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात पोलन ग्रेन बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हमने आपको बताया था। आज हम आपको उसमें डिटेल पढ़ाने वाले हैं कि पोलन ग्रेन में कितनी लेयर होती हैं और जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से किन सेल्स स्टेज में झड़ता है, 2 सेल्ड में झड़ता है, 3 सेल्ड में झड़ता है, और पोलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद किस स्पीसीज का कितने दिन तक पोलन ग्रेन या कितने समय तक वायबल अर्थात उसकी फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी रहती है। आइए हमारे साथ सीखिए। ठीक, हमने आपको बताया था कि जो ये हमारा होता है क्या, एम्ब्रायोसेक। ये देखो ये कैसा है, मैच्योर हमने बनाया है, मैच्योर है ये। और इसमें ये हमारे भरे हैं पोलन ग्रेन, इसमें ये हमारे भरे हैं पोलन ग्रेन। और जो हमारा इमैच्योर था, ये तो मैच्योर है, जो हमारा इमैच्योर था एंथर, तो उस इमैच्योर जैसे इधर देखो ये हमारा इमैच्योर एंथर है, ये हमारा इमैच्योर एंथर है। ठीक, इस इमैच्योर एंथर में ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू था। और ये हमारा हमने बनाया था स्पोरेंजिया। कितनी स्पोरेंजिया थी? 4। ये हमने 4 स्पोरेंजिया बनाई थी। तो जो इसका होमोजेनस टिश्यू होता है, होमोजेनस टिश्यू ये वाला होमोजेनस टिश्यू जो होता है, तो होमोजेनस टिश्यू को कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास, स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन बना सकता है। इसलिए प्रत्येक सेल को कहा जाता है पीएमसी। क्या? पीएमसी, पोलन मदर सेल। क्या कहते हैं? पीएमसी, पोलन मदर सेल। या इसका दूसरा नाम होता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इन पीएमसी या एमएमसी से हमारा बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। इससे बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। किससे बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। तो पीएमसी पोलन मदर सेल या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन बन गए, इसमें पोलन ग्रेन बने, ये हमारा इमैच्योर है, उसके बाद में मैच्योर होगा। मैच्योर होने में जब मैच्योर होगा तो इसकी 3 लेयर पर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर इसके विस्फुटन अर्थात इसके फूटने में हेल्प करती हैं। और इनर मोस्ट लेयर जो टेपिटम होती है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद में ये हमारा फूटा हुआ है, ये हमारा इमैच्योर है, तो इससे ये पोलन ग्रेन बाहर निकल आएंगे। ये कहाँ से निकलते हैं? एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल आए हैं। अब ये बाहर निकले हुए पोलन ग्रेन को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन को। ठीक, अब हमारे साथ में आप हेडिंग डालो, हमारे साथ में हेडिंग डालो, डिटेल ऑफ पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, या मेल गैमेटोफाइट में आप हेडिंग डालो। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि जो हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन का जब हमारा डिहाइसेंस होता है तो हमारा पोलन ग्रेन बाहर निकलता है। और उस पोलन ग्रेन की अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो पोलन ग्रेन, यहाँ पे लिख लो पोलन ग्रेन। आप सपोज करो कि जब ये हमारा फूटा था, क्या एंथर फूटने से, विस्फोटन से जब एंथर से बाहर पोलन ग्रेन निकल रहे थे, तो किसी भी स्पीसीज के मान लो पोलन ग्रेन हो, जैसे कि एक प्लांट है हिबिस्कस। कौन सा प्लांट है? हिबिस्कस, ये प्लांट है इसका। तो जब इस प्लांट के फ्लावर को जब छूते हैं हाथ से, तो फिंगर पे जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों पे येलो कलर का पाउडर लग जाता है। येलो कलर का पाउडर लग जाता है और जब उस पाउडर को हम छुड़ा के हाथ से और कांच की बनी हुई स्लाइड पर, मान लो ये हमने पाउडर को छुड़ाया, इस पे रख दिया, पाउडर में चिपका दिया और इस पे हमने स्लाइड को रख दिया और 5 से 10 मिनट के बाद में
5 से 10 मिनट के बाद में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो इनका साइज और शेप जो है वो साइज एंड शेप वो नज़र आता है। अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन का शेप और साइज अलग अलग होता है। फिर से नोट करो, अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन का शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे कि क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें से मान लो 90 जो हैं वो सीधे हैं और 10 जो हैं थोड़ा टेढ़े हैं। तो एग्जामिनर या टीचर कहता है कि जनरली इस क्लास के बच्चे सीधे हैं क्योंकि 10 टेढ़े हैं ना। ऐसे ही अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन का शेप और साइज डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली क्या है, जनरली जो इनका शेप है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल कैसे होता है, गोला होता है। सपोज करो कि ये वाला हमारा एक पोलन ग्रेन है, क्या ये वाला हमारा पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन कैसा, स्फेरिकल है। अब एग्जामिनर ये बताना चाहता है कि यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स लगा के बताना चाहता है कि अगर हम इस स्फेरिकल का ये सेंटर मान लें, सेंटर इन द सेंस केंद्रक मान लें, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले इसको केंद्रक मान लें, तो इस केंद्रक से इस परिधि तक की जो दूरी होती इसको कहते हैं हम त्रिज्या यानी इंग्लिश वाले बच्चे रेडियस कहते हैं। और इस केंद्रक से लेकर यहाँ तक की दूरी को भी हम रेडियस कहते हैं, यानी कि इसको भी त्रिज्या कहते हैं। ये आर और ये आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। पूरी दूरी को हम डायामीटर कहते हैं। ठीक, तो इसका क्वेश्चन यह आता है क्वेश्चन कि जो हमारा एक पोलन ग्रेन है उसका डायामीटर कितना होता है। तो यहाँ पे लिख लो पोलन ग्रेन डायामीटर। क्या, पोलन ग्रेन डायामीटर को कैपिटल डी से आप दिखा सकते हो, कैपिटल डी। डायामीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर। और जो ये माइक्रोमीटर म्यूम है, ये एक इसका क्या है, इसका बताओ क्या है म्यूम। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो ऐसे इसका ये मात्रक है। तो 25 से 50 म्यूम माइक्रोमीटर डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का। जो बोर्ड पे लिखा है आप इतना लिखो, जो बोर्ड पे लिखा है आप इतना लिख लो। तो 25 से 50 इसका जो है वो डायमीटर होता है। हम इतना मिटा रहे हैं और पोलन ग्रेन को हम आपको डिटेल में समझाने की और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पोलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, ठीक, इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 डायमीटर होता है। ठीक, 25 से 50 इसका डायमीटर होता है। डायमीटर को हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, उनको व्यास कहते हैं हिंदी में। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहा जाता है। ये वाला व्यास, प्यास नहीं बेटा, व्यास, हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि हमने बताया कि जो हमारा पोलन ग्रेन, ये हमने पोलन ग्रेन बना लिया बड़ा सा, ये हमारा पोलन ग्रेन है। ठीक, पोलन ग्रेन के अंदर होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर होते हैं जेनेटिव सेल। ये हमारी पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्साइन। क्या कहा जाता है, एक्सिट। अच्छा बताओ, जो बेटा बाहर है उसे क्या कह रहे, तुम तो बाहर हो यार, तो वो हमारी हो गई लेयर एक्साइन। ठीक, बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं। अब जो लेयर अंदर होती है उसे कहा जाता है इंटाइन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटाइन। अब सपोज करो, ये देखो जो बाहर की लेयर है हमारी एक्साइन वाली, इस लेयर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। अब ये एक्साइन लेयर क्या तुम्हें कहीं पे पूरी दिख रही है, सर नहीं दिख रही। आंखों से देखना है और यहाँ पे लिखना है, और जहाँ पे नहीं आंखों से दिखेगा हम तुम्हें चश्मा लगा के दिखवाएंगे। ठीक, तो ये बाहर की लेयर जो है ये कहीं पूरी तुम्हें दिख रही है, नहीं दिख रही है। अगर ये पूरी नहीं दिख रही है तो आप लिख सकते हो एक्साइन को आउटर कहते हैं, आउटर लेयर ये है। ठीक, अब जब एक्साइन ये पूरी नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे ये कैसे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अगर ये पूरी होती है तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे है तो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब बात आती है कि सर अगर ये
एग्जाइन है तो ये किसी की भी तो बनी होगी। जैसे आप हो तो मांस खाल के बने हुए हो, कपड़े कोट पहनते वो भी कपड़े का बना होता। ऐसे ही ये बाहर की जो लेयर है वो किस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, तो जो हमारी एग्जाइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। और जो हमारा स्पोरोपोलिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। यहाँ पे अब इसका हिंदी में भी आपको मतलब समझाएंगे, यहाँ पे लिख लो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओ से ऑर्गेनिक, एम से मटेरियल है। अब रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे कि तुम ठस हो, हम तुमको कितना भी पढ़ा लें तुम्हारी समझ नहीं आएगा। जैसे कि तुम ठस हो, हम तुमको कितना भी अच्छे से समझा दें तुम्हारी समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुमने ठान लिया है मास्टर समझा के दिखाए। तो ऐसे ही जो हमारा स्पोरोपोलिनिन है वो ऐसा ठस है, कहता है तुम किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम ले आओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, कोई भी एंजाइम ले, अपने पे फर्क ना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्पोरोपोलिन के ऊपर किसी भी कोई टेम्परेचर हो, कोई एंजाइम हो, इसको कोई डिग्रेड अर्थात इसको गला नहीं सकता है। इसलिए पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं या होते हैं। ठीक, तो स्पोरोपोलिन के ऊपर यहाँ पे हिंदी में लिख लो कि नो इफेक्ट, कुछ नहीं, कितना भी को नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट एंजाइम, हिंदी में लिख लो यहाँ पे नो इफेक्ट एंजाइम टेम्परेचर। यहाँ पे ऑल एंजाइम को लो, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। अब बात आती है कि सर मान लो अगर हमारी एग्जाइन डिसकंटिन्यूअस है, तो जहां पर एग्जाइन ये एग्जाइन है, ये एक एग्जाइन है, तो बीच में गैप क्या है? तो जो ये हमारा बीच में गैप इतना बना है, ये वाला यहां से लेकर इस गैप को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। जहां पे हमारी एग्जाइन एब्सेंट होती है तो वहां पे जर्म पोर होता है, जर्म पोर होता है। ठीक, यहीं से पोलन ट्यूब बनती है। आगे की डिटेल हम आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक, इतना समझ चुके हो तो थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आप लिख लो। ठीक, तो ये हो गया कि जहां पर जैसे सपोज करो अगर आपको यहाँ पे किसी कारण से नहीं दिख रहा है, तो जैसे कि ये वाली हमारी एग्जाइन है, ये वाली एग्जाइन, तो बीच में जो स्थान है इसको कहते हैं जर्म पोर। ठीक, अब ये हमारी जो इनर लेयर है इसको कहते हैं जर्मपोर। यहाँ से जर्मपोर निकलेगी, लेकिन इस वाली लेयर को हमने नहीं बताया कि जर्मपोर कहते हैं। इसके बीच ये वाली एग्जाइन है, ये वाली एग्जाइन है, ये वाली एग्जाइन, तो इसके बीच के स्थान से जर्मपोर निकलता है। ठीक, लेकिन जो ये अंदर वाली लेयर है यहाँ वाली, इस लेयर को कहते हैं इंटाइन। इन माने क्या होता है? अंदर। और इस वाली लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। अब ये बताओ कहीं पर अंदर वाली लेयर कहीं पे छुटी है? सर नहीं छुटी है। अगर ये नहीं छुटी है तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक, अब ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई छुटाव नहीं है। अब इसमें फिर वही बात कहेंगे कि सर ये किससे मिलकर बनी हुई है? तो ये हमारी पेक्टिन और सेलुलोज के मिल से बनती है। पेक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पेक्टोसेलुलोज। क्या कहते हैं? पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। ठीक, अब हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मार्क कर दें, वो याद रखना। जैसे कि याद रखना कि एग्जाइन है वो हमारी स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है, जो हमारी इंटाइन है वो हमारी पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। हमने इतना पोलन ग्रेन बता दिया, आप इतना हमने इनर लेयर और आउटर लेयर के बाद मिलकर बता दिया। अब इसके अंदर देखो, ये अंदर इसके ये बड़ी सी सेल है। जो ये बड़ी सी सेल है, इस बड़ी वाली सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इस सेल को कहते हैं पूरी बड़ी सेल, इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हिंदी में कहा जाता है कायिक सेल। हिंदी वाले लिख लो बेटा, कायिक सेल। हम आपका भी ध्यान रखते हैं, कायिक सेल।
ये हमारी वेजिटेटिव सेल है। अब इसके अंदर जो हमारा वेजिटेटिव सेल है, इसमें ये इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। मान लो ये इसका कोई रेगुलर शेप है सर? नहीं है। अगर इसका कोई रेगुलर शेप बेटा नहीं है तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर। अरे ना तुम सीधे चल रहे हो ना टेढ़े चल रहे हो, कभी आगे चलते हो तो कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो तो कभी बाएं चलते हो, तो कहते हैं आप में कोई मैनर नहीं है, आप डिसमैनर्ड हो। तो इसी पर भी प्रकार का इसका कोई शेप नहीं है, इसलिए जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। अब इस वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है जनरेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के अंदर होती है जनरेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस होता है वो होता है स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप का होता है। ये हमारी वेजिटेटिव पूरी बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो होती है वो होती है जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल जो है इसमें ये जो सब है ये सब भरा हुआ है फूड। क्या भरा है? फूड भरा है। इसमें ये फूड भरा है। क्या सर जनरेटिव सेल में कोई फूड भरा है? नहीं भरा है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो वेजिटेटिव सेल से ले लेती है, वेजिटेटिव सेल से ले लेती है। आप ऐसे समझो कि सर जो ये बड़ी हमारा एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक वेजिटेटिव सेल है, दिख रही है तुम्हें? ये वाली वेजिटेटिव सेल है, और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर एक जनरेटिव सेल है। तो टोटल कितनी सेल हुई? 2 सेल। कितनी सेल हुई? टोटल 2 सेल हुई। अगर ये 2 सेल हुई तो 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म मतलब पुष्पी पादप, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप में इसी अवस्था में पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं। मतलब नहीं समझ पाए? जैसे कि ये हमारी जनरेटिव सेल है, ये बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल है, 60% 60% पौधों में, जैसे कि तुम्हारे क्लास में 10 बच्चे हैं तो उनमें से 6 बच्चे हाफ टाइम होने के तुरंत बाद घर भाग जाते हैं, शेष 4 बच्चे बैठते हैं जो कहते हैं हम छुट्टी तक पढ़ेंगे। तो उसी भी प्रकार से ये 60% इसी 2 सेल्ड अवस्था में ये झड़ जाते हैं। 2 सेल्ड अवस्था में, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर से और स्टिग्मा पर जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं। लेकिन बचे जो 4 बच्चे थे उन्होंने कहा, 10 में से 4 बच्चे थे ना, वो कहते छुट्टी तक पढ़ेंगे। तो जब इसका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल में का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये इसका एक गैमेटोफाइट है, तो इसमें हो जाता है मियोटिक डिवीजन। किसमें? जनरेटिव सेल में होता है मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन जो 1 से 2 बना देता है, तो यहाँ पे बन जाएंगे 2 मेल गैमीट, ये बन जाएंगे 2 मेल गैमीट। क्या बन गए? 2 हमारे ये बन गए मेल गैमीट बन गए। अब ये 2 मेल गैमीट और एक ये बड़ी सी वेजिटेटिव सेल, दोनों मिलके कितनी सेल्स हुई? 3। एक बड़ी हमारी वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट मिलके कितनी सेल्स हुई? तो 3 सेल्ड हुई। कितनी सेल हुई? 3 सेल्ड हुई। 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, ये हमारे 40% 40% एंजियोस्पर्म में इस स्टेज में झड़ते हैं पोलन ग्रेन, कि इसमें 3 सेल्स हो गई। अब ये एंथर से रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा पर पहुंचेगा, लेकिन 60% में 2 सेल स्टेज में हमारा जो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है। आप इतना लिखो, आप इतना लिख लो जितना बोर्ड पे लिखा, हम कुछ टाइम दे रहे हैं आपको लिखने के लिए। लिख लो, फटाक से लिख लो, इतना रिलीज होता है। ठीक, आप लिख लियो, अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक, इतना लिख लो, फटाक से लिख लो। ये हो गया, आपने लिख लिया। अब बात ये आती है कि सर मान लो सर जैसे कि ये पोलन ग्रेन ये है, अब ये पोलन ग्रेन झड़ गए, झड़ने के बाद में झड़ गए, तो सर इसका एक टाइम पीरियड होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलने के बाद में कितने दिन तक सरवाइव करेगा, अर्थात वो जीवित रहेगा कितने समय तक। जैसे कि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हम कुछ बना रहे हैं, जैसे कि ऊपर वाला एंथर है, स्टिग्मा है, सॉरी ये स्टाइल है, ये वाली हमारी ओवरी है। और जब एंथर से
पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद में कुछ टाइम पीरियड होता है उसके जिंदा रहने का। अगर उस टाइम पीरियड के पहले स्टिग्मा पर आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, और नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से सीरियल्स यानी व्हीट और राइस, व्हीट गेहूं एंड राइस चावल के जो पोलन ग्रेन होते हैं इनको मात्र 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि मान लो ये अभी अगर एंथर से रिलीज हुए हैं तो 30 मिनट के अंदर अगर ये स्टिग्मा पर आ गए तब तो इसका फर्टिलाइजेशन कर देंगे। अगर ये नहीं आ पाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसके बाद में ये खराब जाएंगे। तो इनकी जो वायबिलिटी है व्हीट और राइस की मात्र 30 मिनट की होती। आप ऐसे याद रखो, खाना कितना भी अच्छा क्यों ना पका हो वो आधे घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है। ठंडा इन द सेंस अभी पकाया है तो गर्म है, आधे घंटे तक उसे खुला छोड़ दोगे वो हमारा ठंडा हो जाएगा। अब ये नहीं है तुमने कहीं हीटर पे गर्म कर लिया दोबारा, ऐसा नहीं, नॉर्मल में तुमने पका के रखा आधा घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है। उसको ऐसा याद रखना है कि व्हीट और राइस के जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी जो है वो 30 मिनट की होती है। सर क्या सभी स्पीसीज में ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हमारी कुछ फैमिली हैं रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की जो फैमिली हैं इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो महीनों तक उनमें वायबिलिटी बनी रहती है, उनमें महीनों तक वायबिलिटी बनी रहती है। आप इतना लिख लो, फ्लाक से पहले लिखो इतना। तो जैसे हमने आपको बताया कि व्हीट और राइस के जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट तक होती है। जैसे कुछ फैमिली हैं रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी हमारे साथ में आप याद करो। कुछ फैमिली हैं रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। इन फैमिली के जो पोलन ग्रेन हैं इनकी जो वायबिलिटी है वो महीनों या मंथ्स तक रहती है, महीनों तक रहती है। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो महीनों तक रहती है। आप ऐसे याद रखो जैसे कि एक वॉच आती है, किसकी आती है? रोलेक्सो की एक वॉच आती है, घड़ी आती है जिसको एक आम आदमी खरीदने के लिए महीनों भर की अपनी कमाई एग्जूट करता है, बाद में खरीद पाता है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप अरबपति हैं तो नहीं बता सकते हैं। तो वो आम आदमी रोलेक्सो की वॉच लेने के लिए महीनों तक मेहनत करता है तब ले पाता है। वो सर्वाइव करता रहता है, आज नहीं कल जोड़ लेंगे, महीना भर तक, और जैसे कि इसीलिए इसके महीनों तक वायबिलिटी रहती है। अब बात ये आती है कि सर कि जो पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन है तो न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट की अगली जनरेशन के में बनाते हैं जाते हैं, तो इनके जो ये इतना रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से। सर अगर कोई एथलीट इसे खा ले तो क्या उसको कुछ एनर्जी मिलेगी? एथलीट जो मतलब दौड़ भाग करते हैं, बढ़िया कोई खेल खेलते हैं, उनको एथलीट कहते हैं, एथलीट पर्सन कहते हैं। तो अगर वो लोग खा लें तो क्या कुछ इनकी एनर्जी या उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हाँ पड़ता है। तो वेस्टर्न कंट्री, कौन सी कंट्री? वेस्टर्न कंट्रीज के जो एथलीट होते हैं वो पोलन ग्रेन को टेबलेट या सिरप की फॉर्म में इनटेक करते हैं। टेबलेट या सिरप बना के इसको पीते हैं, जिससे कि टैबलेट और सिरप बना के वो लेते हैं। किस कंट्री के? वेस्टर्न कंट्री पे एनसीईआरटी में लाइन बना लेना है इससे, जो कि पूछा जाएगा किस कंट्री के लोग पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के। अब बात ये आती है कि सर पोलन ग्रेन मान लो रिलीज हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अगर हम भविष्य के लिए इन्हें कहीं पे स्टोर करके रखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो आंसर आता है हाँ कर सकते हैं। कहाँ करते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड नाइट्रोजन
-196 डिग्री पर पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, किसको करते हैं? पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड। ठीक, अब इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कोई तुमसे पूछ ले कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है तो तुम ऐसे बता देना, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है तो तुम ऐसे बता देना, किसी भी स्पीसीज के पोलन ग्रेन को, किसी भी स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक, तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। दैट इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।